अस्सलाम वालेकुम। माई सीक्वल एसेंशियल ट्रेनिंग के इस कोर्स में खुश आमदीद। मेरा नाम मोहम्मद नईम अहमद है। हम अपने इस कोर्स में माई सीक्वल के बारे में पढ़ेंगे कि माई सीक्वल को हम किस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं, उसे इंस्टॉल कैसे करना है, डेटाबेस कैसे उसमें क्रिएट किए जा सकते हैं, किस तरह से टेबल क्रिएट किए जा सकते हैं, अपडेशन और डिलीशन उसमें कैसे की जा सकती है। माई सीक्वल को इंस्टॉल करने के लिए हम एक पैकेज इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है शैम्प। दरअसल शैम्प एक मोस्ट पॉपुलर इन्वायरमेंट है जिसे विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम और लिनक्स प्लेटफॉर्म पर इस्तेमाल किया जा सकता है। ये बिल्कुल फ्री है। ये पैकेज माई सीक्वल, PHP, पर्ल वगैरह पर मुश्तमिल होता है। इसे डाउनलोड करना और इंस्टॉल करना इंतहाई आसान है। इसे हम apache-friends.org की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। हम यहाँ पे सिर्फ XAMPP लिखेंगे, XAMPP, और सर्च करेंगे। सर्च रिज़ल्ट में हम सबसे ऊपर वाली जो वेबसाइट है apache-friends.org, इस पर क्लिक करेंगे। डाउनलोड XAMPP फॉर विंडोज़। अब कुछ ही देर में यहाँ पे हमारी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। स्टार्ट डाउनलोड। इस तरह से हम इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम अपने अगले लेक्चर में ये देखेंगे कि हम इसको किस तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, हमारा पैकेज डाउनलोड हो चुका है। अब हम इसे इंस्टॉल करेंगे। ओपन फोल्डर करेंगे, डबल क्लिक करेंगे, यस, ओके पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमारे पास ये लिस्ट आ रही है कि हमने किसको इंस्टॉल करना है और किसको नहीं करना। हम यहाँ पे चेक या अनचेक कर सकते हैं, लेकिन हम इनको चेक्ड ही रहने देंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। इंस्टॉलेशन डायरेक्टरी शो करवा रहा है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। XAMPP इंस्टॉल होना शुरू हो गया है। अलाउ एक्सेस पे क्लिक करेंगे, फिनिश पे क्लिक करेंगे, लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे। आप जो भी लैंग्वेज सेलेक्ट करना चाहते हैं उस पर क्लिक करें और सेव कर दें। हेलो एवरीवन, हमने अपनी लास्ट वीडियो में देखा था कि हम शैम्प को कैसे इंस्टॉल करते हैं। इस वीडियो में हम इसको रन करके देखेंगे। अब हमारे पास डेस्कटॉप पे तो इसका कोई आइकॉन आया नहीं, लिहाजा हम इसको ढूंढने की कोशिश करेंगे। स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, ऑल एप्स, शैम्प, इस पे राइट क्लिक करेंगे। इसको हम पिन कर लेंगे। यहाँ से मैंने अभी अनपिन किया है। इस पे राइट क्लिक करेंगे, पिन टू स्टार्ट। जैसे ही पिन टू स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो इसका जो आइकॉन है वो स्टार्ट ऑप्शंस में शो होना शुरू हो जाएगा। अब इसको हम ड्रैग करेंगे और डेस्कटॉप पे ले आएंगे। यहाँ पे इसका शॉर्टकट क्रिएट हो चुका है। हम इस पे डबल क्लिक करेंगे। जैसे ही हम इस पर डबल क्लिक करेंगे तो इसका कंट्रोल पैनल हमारे सामने आ जाएगा। फ़िलहाल हमें सिर्फ अपैची और माई सीक्वल की ज़रूरत है, इसलिए हम सिर्फ और सिर्फ ये दो सर्विसेज को स्टार्ट करेंगे। इसके सामने स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, अलाउ एक्सेस पे क्लिक करेंगे और माई सीक्वल को हम स्टार्ट करेंगे। अलाउ एक्सेस। इसको हम यहाँ से अगर ख़त्म भी कर दें तो ये क्लोज़, यहाँ से इसका कंट्रोल पैनल तो क्लोज़ हो जाएगा, लेकिन ये ट्रे में हमें नज़र आ रहा होगा। यानी हम सिर्फ उसको हाइड करेंगे।
इसको हम दोबारा कैसे शो कर सकते हैं, इस पर राइट क्लिक करेंगे और शो हाइड इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये दोबारा से हमारे सामने आ जाएगा। इसको मैं फ़िलहाल क्लोज़ कर देता हूँ, अपना ब्राउज़र ओपन करता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ लोकल होस्ट। तो ये हमारे पास लोकल होस्ट का डैशबोर्ड हमें नज़र आ रहा है। हम PHP माई एडमिन पे क्लिक करेंगे तो ये PHP माई एडमिन की मेन स्क्रीन हमें शो हो रही है। इसके बारे में डिटेल से हम अपने अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। हेलो एवरीवन, अगर आप कोई डायनामिक वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं तो फिर आपको किसी न किसी डेटाबेस के साथ लाजमी तौर पर फेमिलियर होना पड़ेगा। इस लिहाज से PHP माई एडमिन सबसे आसान डेटाबेस है, या फिर हम यूँ कह सकते हैं कि स्मॉल साइज़ में एफिशिएंट डेटाबेस है। इसकी मदद से आप वो तमाम फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं जो किसी भी बड़े डेटाबेस से किए जा सकते हैं। इसकी मदद से आप डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, टेबल्स उसमें क्रिएट कर सकते हैं, टेबल्स डिलीट कर सकते हैं, अपडेशन कर सकते हैं। ये हमारे पास PHP माई एडमिन की मेन स्क्रीन शो हो रही है। अगर हम इसकी राइट साइड को देखें तो ये 3 हिस्सों में डिवाइड की गई है: PHP माई एडमिन, वेब सर्वर, डेटाबेस सर्वर। डेटाबेस सर्वर आपका MySQL डेटाबेस है, वेब सर्वर अपैची है। PHP माई एडमिन में आपकी PHP माई एडमिन की वर्जन इंफॉर्मेशन है कि इसमें कौन सा वर्जन इंस्टॉल है, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह और कुछ दूसरी चीज़ें इसमें शामिल हैं। अगर आप इसकी लेफ़्ट साइड में देखें तो कुछ डेटाबेसेस आपको शो हो रहे होंगे। ये चंद एक डेटाबेसेस हैं जो कि पहले से ही इसमें क्रिएट किए गए होते हैं। हेलो एवरीवन, इस लेसन में हम PHP माई एडमिन के मेन पेज के चंद एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। नंबर 1, डेटाबेसेस। अगर हम डेटाबेसेस पर क्लिक करेंगे तो ये हमें उन तमाम डेटाबेसेस की लिस्ट शो करवा देगा जो कि ऑलरेडी क्रिएटेड होते हैं या फिर जिनको यूज़र क्रिएट करता है। तो यहाँ पे जो डेटाबेसेस शो हो रहे हैं सेम वही डेटाबेस यहाँ पे शो हो रहे हैं। यहाँ से हम क्रिएट डेटाबेस, कोई नया डेटाबेस भी क्रिएट कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे कोई नाम लिखता हूँ और डेटाबेस क्रिएट करता हूँ, वो यहाँ पे नीचे लिस्ट में शो होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे हमने EMP एम्प्लॉय के नाम का एक डेटाबेस क्रिएट किया। नंबर 2, SQL। अगर आप यूज़र इंटरफेस की बजाय कोई भी क्यूरी रन करना चाह रहे हैं तो इसकी मदद से आप कोई भी क्यूरी रन कर सकते हैं। यानी कोई आपने डेटाबेस क्रिएट करना है, टेबल क्रिएट करना है क्यूरी की मदद से, तो आप यहाँ पे क्यूरी लिखें और उसको रन कर दें तो आपका डेटाबेस या टेबल जो भी आप क्रिएट करना चाह रहे हैं वो क्रिएट हो जाए। नंबर 3, स्टेटस। ये हमें MySQL के अगेंस्ट मुकम्मल इंफॉर्मेशन शो करवाता। ये इसमें ट्रैफिक के बारे में बताता है कि रिसीव्ड क्या है, सेंट क्या है, टोटल क्या है, और नंबर ऑफ़ कनेक्शंस के बारे में बताता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ़ कनेक्शंस क्या हैं, फेल्ड अटैम्प्ट्स कितनी हैं, अबॉर्टेड कितने हैं, टोटल जो अटैम्प्ट्स हैं वो कितनी हैं। नंबर 4, यूज़र अकाउंट। ये हमें मुख्तलिफ यूज़र्स और उनके पासवर्ड्स शो करवाता है। इसकी मदद से हम कोई नया यूज़र भी ऐड कर सकते हैं और किसी यूज़र को डिलीट भी कर सकते हैं। एक्सपोर्ट। नंबर 5, एक्सपोर्ट। इसकी मदद से हम अपने डेटाबेसेस या टेबल्स को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसको हम यूँ कह सकते हैं कि फ़र्ज़ करें कि हमने एक डेटाबेस क्रिएट किया, अब हम इसको अपनी वेबसाइट के डेटाबेसेस में शामिल करना चाहते हैं, तो हम बजाय दोबारा वहाँ जाकर क्रिएट करने के
हम इसी डेटाबेस को एक्सपोर्ट करेंगे और वहाँ पर जाकर इसको इंपोर्ट करवा लेंगे। तो इस तरह से ये डेटाबेस हमारे उन डेटाबेसेस में शामिल। नंबर 6, अगर हमारे पास कोई क्रिएट किया हुआ डेटाबेस है तो हम इसको यहाँ पर इंपोर्ट करवा सकते हैं, यानी हम उस डेटाबेस को अपने इन डेटाबेसेस में ऐड करवा सकते हैं। इंपोर्ट होने के बाद वो डेटाबेस भी हमें इसी लिस्ट में शो होना शुरू हो जाएगा। नंबर 7, सेटिंग्स। इसकी मदद से भी हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ से हम कोई भी फाइल इंपोर्ट कर सकते हैं और यहाँ से हम किसी भी फाइल को, किसी भी डेटाबेस को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, यानी उसकी कॉपी सेव कर सकते हैं। लेकिन इनके अलावा यहाँ पर एक और बड़ा ही इंटरेस्टिंग फीचर है जो कि यहाँ पर होना भी चाहिए था, वो है रीसेट। अगर आपने कुछ ऐसी सेटिंग्स कर दी हैं जिसकी आपको समझ नहीं आ रही या फिर कोई कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही है तो आप इसको रीसेट कर सकते हैं। ये फिर वैसे का वैसा ही हो जाएगा जैसे कि शुरू में था। जैसे इसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स थी, रीसेट करने के बाद ये बिल्कुल अपनी डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स पे चला जाएगा। इसके बाद है हमारे पास रेप्लिकेशन, वेरिएबल्स, करैक्टर सेट्स, इंजन्स। इनको हम अपने आने वाले लेसन में कवर करेंगे। हेलो एवरीवन, पिछले लेक्चर में हम PHP MyAdmin के एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो वहीं से स्टार्ट करते हैं। हम शैम्प कंट्रोल पैनल को रन कर लेते हैं। नंबर 8 है हमारे पास रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन का मतलब है कॉपी तैयार करना। दरअसल रेप्लिकेशन डाटा का अप टू डेट बैकअप तैयार करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। चूँकि डाटा एक सर्वर की बजाय 2 या 2 से ज़्यादा सर्वर्स पर पड़ा होता है, इसलिए डाटा लॉस होने के चांसेस कम से कम हो जाते हैं। यहाँ हम 2 टैब्स देख सकते हैं, एक मास्टर एप्लीकेशन और दूसरा है स्लेव एप्लीकेशन। यानी एक को हम मास्टर कॉपी के तौर पर सेट करेंगे और दूसरे को स्लेव कॉपी के तौर पर सेट करेंगे। इस तरह से स्लेव कॉपी हमेशा मास्टर कॉपी से अपडेट होती रहेगी और हमारे पास बैकअप के तौर पर अप टू डेट डाटा सेव होता रहेगा। नंबर 9, वेरिएबल्स। इस टैब के अंदर सर्वर वेरिएबल्स और उनकी सेटिंग्स मौजूद होती हैं। इसमें मुख्तलिफ किस्म के प्री डिफाइंड वेरिएबल्स होते हैं और उनकी ग्लोबल सेशन वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट सेट होती है। मिसाल के तौर पर जैसे ऑटो इंक्रीमेंट है, अगर आप इसको चेक कर देते हैं तो ये खुद ब खुद हर एंट्री पर एक वैल्यू बढ़ाता जाएगा। फ़र्ज़ करें हमने वैल्यू 1 से स्टार्ट की है तो हर दफ़ा ये उसको इंक्रीज़ 1 वैल्यू उसमें इंक्रीज़ करता जाएगा, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4। नंबर 10 है हमारे पास करैक्टर सेट्स। इसमें हमारे पास करैक्टर सेट्स और कोलेशंस मौजूद होती हैं। ये वो करैक्टर सेट और कोलेशंस हैं जो कि MySQL हमें प्रोवाइड करता है। कोलेशंस एक तरह के रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं जिनके तहत हम रिकॉर्ड्स को इंसर्ट, अपडेट या डिलीट करते हैं, या फिर हम यूं कह लें कि जिनके तहत हम डेटाबेसेस को इस्तेमाल करते हैं। नंबर 11 है हमारे पास इंजन्स। यहाँ पर हमें ये उन स्टोरेज इंजन्स की लिस्ट शो करवा रहा है जिन्हें MySQL सपोर्ट करता है। इसमें हम InnoDB स्टोरेज इंजन इस्तेमाल करते हैं। हेलो एवरीवन, इस वीडियो लेसन में हम रूट पासवर्ड सेट करना सीखेंगे। इसके लिए हम शैम्प कंट्रोल पैनल को स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पे अपैची और MySQL को स्टार्ट करेंगे। MySQL के एडमिन पे क्लिक करेंगे। अगर हम PHP MyAdmin का मेन पेज देखें तो ये यहाँ पे सबसे नीचे हमें एक मैसेज शो करवा रहा है कि आप MySQL के डिफ़ॉल्ट अकाउंट के ज़रिए कनेक्टेड हैं, जिसका रूट यूज़र नेम है और पासवर्ड इसका बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी नहीं सेट किया हुआ।
अब आपकी मर्ज़ी है कि आप इसे कैसे इस्तेमाल करना चाहते हैं। आप चाहें तो इसे ऐसे ही इस्तेमाल करते रहें या फिर अपनी मर्ज़ी का कोई पासवर्ड सेट करें। पासवर्ड को सेट करने का तरीकाकार मैं आपको बता देता हूं। अपैची के एडमिन पे क्लिक करें। अब यहां पे हाउ टू गाइड्स पे क्लिक करें। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हाउ टूज के चंद पॉसिबल की क्वेश्चंस का तरीकाकार बताया हुआ है। चूंकि हमने यहाँ पे पासवर्ड सेट करना है, इसलिए हम रीसेट द माई एसक्यूएल रूट पासवर्ड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे पासवर्ड रीसेट करने का मुकम्मल तरीका फराहम किया गया है। आप चाहें तो पासवर्ड इसमें सेट कर सकते हैं, रीसेट कर सकते हैं। अगर आप इसकी PDF कॉपी डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप इसकी PDF कॉपी डाउनलोड करके अपने पास सेव कर सकते हैं। अब अगर हम PHP माई एडमिन के कंट्रोल पैनल की तरफ देखें तो यहाँ पे हमें एक टैब नज़र आ रहा है शेल। इसको हम रन करेंगे। पासवर्ड सेट करने के लिए ये वाली कमांड दी गई है यहाँ पे, MySQL admin _user इज इक्वल टू रूट और पासवर्ड में जो भी आप अपना पासवर्ड सेट करना चाह रहे हैं वो यहाँ पे टाइप करेंगे। ये वाली सारी कमांड आप अपने शेल में टाइप करेंगे और उसको एग्जीक्यूट कर देंगे तो आपका पासवर्ड सेट हो जाएगा। और अगर आप ये चाह रहे हैं कि आपने पहले से कोई पासवर्ड सेट किया हुआ है और उसको तब्दील करना चाह रहे हैं तो उसके लिए ये नीचे इंस्ट्रक्शन दी गई है, MySQL admin _root यूज़र रूट और पासवर्ड पहले ओल्ड पासवर्ड लिखेंगे। फ़र्ज़ करें कि आपने अपना पासवर्ड सेट किया हुआ था 1 2 3 4 5। अब नया पासवर्ड जो आपने जो भी चेंज करना है वो यहाँ पे लिखेंगे आप। ये कमांड आप अपने शेल में टाइप करेंगे और उसको एग्जीक्यूट कर देंगे तो आपका पासवर्ड रीसेट हो जाएगा। मैं चूंकि इसको ऐसे ही इस्तेमाल करना चाह रहा हूँ तो मैं इसका पासवर्ड तब्दील नहीं करूँगा। इस लेसन में हम डेटाबेस क्रिएट करना सीखेंगे। डेटाबेस क्रिएट करने के लिए मैं PHP माई एडमिन का मेन पेज ओपन करूंगा। उसके लिए हम शैम्प कंट्रोल पैनल को रन करेंगे। इसमें अपैची और MySQL सर्विसेज का आगाज़ करेंगे। अब 2-3 तरीके हैं हमारे पास PHP माई एडमिन के मेन पेज तक जाने के लिए। उसके लिए हम MySQL के एडमिन पे क्लिक करें तो डायरेक्ट वहाँ पे पहुँच जाएंगे। या फिर हम अपैची के एडमिन पे क्लिक करें, PHP माई एडमिन पे क्लिक करें। एक और तरीका है वो ये है कि हम अपना ब्राउज़र ओपन करें, उसमें टाइप करें लोकल होस्ट /PHP माई एडमिन, एंटर प्रेस करें। ये हमारे पास PHP माई एडमिन का मेन पेज ओपन हो जाएगा। अब डेटाबेस क्रिएट करने के लिए या तो हम न्यू पे क्लिक करें, यहाँ पे डेटाबेस का नाम एंटर करें और क्रिएट कर दें, या फिर हम डेटाबेसेस के टैब पे क्लिक करें, डेटाबेस का नाम एंटर करें और क्रिएट कर दें। लेट्स से कि हम यहाँ पे कोई डेटाबेस क्रिएट करते हैं। फ़र्ज़ करें एम्प्लॉय EMP हम एंटर करेंगे और क्रिएट कर देंगे तो ये हमारे पास EMP का डेटाबेस क्रिएट हो गया। एक और डेटाबेस क्रिएट करते हैं ABC, क्रिएट। अब हमने 2 डेटाबेस क्रिएट किए, एम्प्लॉय और ABC। जैसे जैसे हम डेटाबेस क्रिएट करते जाएंगे वो हमें इसी लिस्ट में शो करवाता जाएगा। अब फ़र्ज़ करें कि PHP माई एडमिन के इस मेन पेज को एक से ज़्यादा लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। फ़र्ज़ करें मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, मेरे साथ 1-2 और दोस्त हैं वो भी इसे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि जो डेटाबेस मैं यहाँ पे क्रिएट करूँ वो अलहदा से मुझे ये शो करवाता रहे। उसके लिए हम ये करेंगे कि मैं अपने नाम के साथ वो डेटाबेस क्रिएट कर लेता हूँ। फ़र्ज़ करें name _ABC, इसको मैं क्रिएट कर लेता हूँ। एक और डेटाबेस क्रिएट करता हूँ name _XYZ, क्रिएट।
एक और डेटाबेस क्रिएट करते हैं, नईम अंडरस्कोर अहमद, क्रिएट। डेटाबेसेस के टैब में ये तीनों डेटाबेस अलग-अलग से हमें नज़र आ रहे हैं, लेकिन अगर हम लेफ़्ट साइड पे देखें तो मेरे नाम का एक टैब सा क्रिएट हो चुका है। अब अगर मैं प्लस के बटन पे क्लिक करूं, यानी इसको ओपन करूं, तो इसमें मैंने जितने डेटाबेस क्रिएट किए थे वो सारे के सारे इसी के अंदर नज़र आ रहे हैं मुझे। यानी अब मैं अपने नाम की एक्सटेंशन के साथ जितने भी डेटाबेस क्रिएट करता जाऊंगा वो यहाँ पे मुझे शो होते जाएंगे। हेलो एवरीवन, इस लेसन में हम देखेंगे कि जो डेटाबेस हमने क्रिएट किए थे वो फिज़िकली कहाँ पे पड़े हुए हैं और हम उनको कैसे तलाश कर सकते हैं और हम उनको कैसे डिलीट या ड्रॉप कर सकते हैं। डेटाबेसेस को देखने के लिए हम शैम्प कंट्रोल पैनल को स्टार्ट करेंगे। PHP माई एडमिन के मेन पेज पे जाएंगे। अब जो भी डेटाबेसेस हमने क्रिएट किए थे उनको PHP माई एडमिन के लोगो के नीचे लेफ्ट साइड पे हम यहाँ पे उनको देख सकते हैं, या फिर उनको हम डेटाबेसेस के टैब में यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा ये डेटाबेसेस फिजिकली सी ड्राइव में स्टोर होते हैं। इन्हें देखने के लिए हम सी ड्राइव को ओपन करेंगे, शैम्प के फोल्डर को ओपन करेंगे, इसमें हम माई एसक्यूएल के फोल्डर को ओपन करेंगे, अब डाटा के फोल्डर को ओपन करेंगे। अब जो भी हमने डेटाबेस क्रिएट किए थे, जितने भी डेटाबेस क्रिएट किए थे वो सारे के सारे यहाँ पे मौजूद हैं। इसी तरह किसी भी डेटाबेस को डिलीट या ड्रॉप करने के लिए हम डेटाबेसेस के टैब पे क्लिक करेंगे। अब जो भी डेटाबेस हमने डिलीट करना है उसे यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। फर्ज करें कि मैंने EMP एम्प्लॉय का डेटाबेस डिलीट करना है, तो मैं इसे सिलेक्ट करूँगा और ड्रॉप के बटन पे क्लिक कर दूँगा, ओके करूँगा, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एम्प्लॉय का डेटाबेस डिलीट हो चुका है। इसके अलावा हम डेटाबेसेस को सी ड्राइव में जाके डिलीट कर सकते हैं। शैम्प, अब यहाँ पे अगर हम किसी डेटाबेस को डिलीट कर देते हैं तो वो वहाँ से भी डिलीट हो जाएगा। फर्ज करें कि मैं ABC नाम का डेटाबेस यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, और अब हम देखते हैं वहाँ पे कि ABC के नाम का डेटाबेस हमारे पास पड़ा है या नहीं। इसको रिफ्रेश करते हैं। जी, यहाँ से ABC का डेटाबेस डिलीट हो चुका है। इस लेसन में हम टेबल क्रिएट करना सीखेंगे। टेबल्स हमेशा किसी न किसी डेटाबेस में क्रिएट किए जाते हैं। आप एक डेटाबेस में एक से ज़्यादा टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं। टेबल क्रिएट करने के लिए हम डेटाबेसेस के टैब पर क्लिक करेंगे। जिस डेटाबेस में हमने टेबल क्रिएट करना है उस डेटाबेस को सिलेक्ट करेंगे। फर्ज करें कि मैंने एम्प्लॉय के डेटाबेस में टेबल क्रिएट करना है, तो मैं एम्प्लॉय को सिलेक्ट करूंगा। क्रिएट टेबल में नेम के सामने हम टेबल का नाम लिखेंगे। क्रिएट टेबल में नेम के सामने हम टेबल का नाम लिखेंगे। इसमें हमने कितने कॉलम्स रखने हैं वो टाइप करेंगे और गो के बटन पर क्लिक करेंगे। अब फर्ज करें हम अपने टेबल का नाम टेबल 1 रखते हैं और उसमें 4 कॉलम्स ऐड करते हैं और गो के बटन पर क्लिक करते हैं। एड्रेस बार में आप देख सकते हैं कि हमने जो डेटाबेस सेलेक्ट किया था वो एम्प्लॉय है और उसमें जो हमने टेबल क्रिएट किया था वो टेबल 1 है। अब नेम के नीचे हम चारों कॉलम्स के नाम लिखेंगे। फर्स्ट कॉलम का नाम लिखते हैं फर्स्ट नेम, सेकंड कॉलम का नाम लिखते हैं लास्ट नेम, थर्ड कॉलम का नाम लिखते हैं एड्रेस, और फोर्थ वन का नाम लिखते हैं सिटी। अब टाइप के नीचे इनकी डाटा टाइप सेलेक्ट करेंगे।
यहाँ पर हमारे पास बहुत सारी टाइप्स दी गई हैं, जैसे इंटीजर है, वेरिएबल करैक्टर है, टेक्स्ट है, डेट है। इसके अलावा भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास बहुत सारी टाइप्स दी गई हैं। अगर आप डाटा टाइप्स के मुतल्लिक मजीद जानना चाहते हैं तो टाइप के साथ क्वेश्चन मार्क पर क्लिक करें, तो इसकी सारी डॉक्यूमेंटेशन हमारे सामने आ जाएगी। हम यहाँ पर वेरिएबल करैक्टर चूज करेंगे। इनकी वैल्यू 100 सेट करेंगे। सेव के बटन पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा टेबल क्रिएट हो चुका है। यहाँ पर टेबल के स्ट्रक्चर में आप कोई भी कॉलम चेंज या ड्रॉप कर सकते हैं, प्राइमरी की सेट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम कोई नया कॉलम ऐड करना चाहें तो यहाँ पर ऐड के सामने हम जितने कॉलम्स ऐड करना चाहते हैं उनकी तादाद लिखेंगे और इस कॉलम को हम कहाँ पर ऐड करवाना चाह रहे हैं उसकी लोकेशन सेट करेंगे और गो के बटन पर क्लिक करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय। इस वीडियो लेसन में हम एक और टेबल क्रिएट करेंगे और उसकी मज़ीद फंक्शनैलिटी वगैरह चेक करेंगे, मज़ीद डाटा टाइप्स चेक करेंगे और चंद एक और फील्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। एम्प्लॉय का डाटाबेस सेलेक्ट करेंगे और इसमें एक टेबल 2 के नाम से क्रिएट करेंगे। इसमें हम सिर्फ 2 कॉलम्स लेंगे और गो के बटन पर क्लिक करेंगे। फर्स्ट वन का नाम हम एम्प्लॉय आईडी रखेंगे। इसके लिए डाटा टाइप इंट सेलेक्ट करेंगे। इसकी वैल्यू हम यहाँ पे नहीं सेट करेंगे क्योंकि हम इसे ऑटो इंक्रीमेंट के तौर पर सेट करेंगे। एम्प्लॉय आईडी के कॉलम को हम प्राइमरी की के तौर पर सेट करेंगे। प्राइमरी की का मतलब है इसमें कोई वैल्यू भी रिपीट नहीं होगी, यानी वैल्यूज डुप्लीकेट नहीं होंगी, बल्कि तमाम की तमाम वैल्यूज यूनिक होंगी। और इसको ऑटो इंक्रीमेंट सेट करेंगे, यानी हमें इसकी वैल्यू टाइप करने की ज़रूरत नहीं होगी, बल्कि कंप्यूटर खुद ब खुद इसकी वैल्यू इंक्रीज करता जाएगा। दूसरा कॉलम हम लेंगे बर्थ डेट। इसकी डाटा टाइप हम डेट सेलेक्ट करेंगे। आप देख सकते हैं कि इसमें और भी बहुत सारी डाटा टाइप्स मौजूद हैं। जो भी डाटा टाइप आपके डाटा के लिए बेस्ट सूटेबल हो वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अब हम सेव के बटन पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा टेबल सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय। इस वीडियो लेसन में हम कॉलम्स को ऐड, डिलीट या चेंज करेंगे। कॉलम ऐड करने के लिए हम एम्प्लॉय का डाटाबेस सेलेक्ट करेंगे। अब टेबल 1 के स्ट्रक्चर पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप ऐड के सामने जितने कॉलम्स ऐड करना चाहते हैं उनकी तादाद लिखें, लोकेशन सेलेक्ट करें और गो के बटन पर क्लिक कर दें। हम यहाँ पर सिर्फ एक ही कॉलम ऐड करेंगे और मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं ये कॉलम लास्ट नेम के बाद ऐड करवाऊँ, इसलिए मैं यहाँ से आफ्टर लास्ट नेम सेलेक्ट करूँगा और गो के बटन पर क्लिक करूँगा। अब इस कॉलम का नाम और डाटा टाइप सेलेक्ट करेंगे। नाम में हम फादर नेम लिखेंगे। डाटा टाइप इसकी वेरिएबल करैक्टर सेलेक्ट करेंगे। वैल्यू हम 100 सेट करेंगे और इसको सेव करवाएंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो कॉलम हमने ऐड किया था वो सक्सेसफुली ऐड हो चुका है। इसी तरह अगर आप कोई कॉलम डिलीट करना चाहते हैं तो आप सिंपली ड्रॉप पर क्लिक करेंगे। फर्ज करें हम यहाँ से यही वाला कॉलम ड्रॉप करना चाहते हैं तो मैं ड्रॉप पर क्लिक करूँगा, ओके करूँगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वो कॉलम यहाँ से डिलीट हो चुका है। अगर आपने किसी कॉलम को एडिट करना हो तो चेंज पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ से आप कॉलम का नाम, टाइप, लेंथ वगैरह कुछ भी इसमें से तब्दील कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय। इस वीडियो लेसन में हम टेबल्स में डाटा इंसर्ट करेंगे। डाटा इंसर्ट करने के लिए हमने एम्प्लॉय डाटाबेस में जो टेबल क्रिएट किया था उस पर क्लिक करेंगे
और फिर इंसर्ट के टैब पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमारे पास जितने भी कॉलम्स होंगे उनके सामने उनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे और गो के बटन पर क्लिक करेंगे। अब फ़र्ज़ करें कि हम यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करते हैं। फर्स्ट नेम में आप अपना फर्स्ट नेम लिखें, लास्ट नेम में लास्ट नेम लिखें, एड्रेस इंटर करें, सिटी का नाम लिखें और गो के बटन पर क्लिक करें। जैसे ही आप गो के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर ये मैसेज शो करवा देगा कि 1 रो इंसर्टेड। अब ब्राउज के टैब पर क्लिक करें तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि एक रो इसमें ऐड हो चुकी है। इसी तरह आप इसमें मज़ीद रिकॉर्ड्स इंसर्ट करवा सकते हैं। हम यहाँ पर 2 और रिकॉर्ड्स इंसर्ट करवाएंगे। रिकॉर्ड्स इंसर्ट करवाने के लिए आपको पता है कि इंसर्ट के टैब पर क्लिक करेंगे, कॉलम्स के अगेंस्ट वैल्यूज़ को फिल करेंगे, गो के बटन पर क्लिक करेंगे। अब चूंकि हमने इसमें 2 रिकॉर्ड्स ऐड करवाए हैं तो ये हमें मैसेज शो करवा रहा है कि 2 रोज इंसर्टेड। ब्राउज के टैब पे आप क्लिक करके देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास मज़ीद 2 रोज ऐड हो चुकी हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय। हेलो एवरीवन। एम्प्लॉय के डाटाबेस में हमने 2 टेबल्स क्रिएट किए थे। अब हम दूसरे टेबल 2 में डाटा इंसर्ट करवाएंगे। टेबल 2 के स्ट्रक्चर में हम देख सकते हैं कि हमने इसमें 2 कॉलम्स क्रिएट किए थे, एम्प्लॉय आईडी और बर्थ डेट है। एम्प्लॉय आईडी के कॉलम को हमने ऑटो इंक्रीमेंट और प्राइमरी की के तौर पर सेट किया था। इसमें हम वैल्यूज़ इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट के टैब पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम कॉलम्स के नेम्स के अगेंस्ट वैल्यू सेट करेंगे। अब चूंकि हमने एम्प्लॉई आईडी के कॉलम को ऑटो इंक्रीमेंट सेट किया हुआ था तो इसमें हम वैल्यूज़ टाइप नहीं करेंगे, बल्कि कंप्यूटर खुद ब खुद इसकी वैल्यू इंक्रीज़ करता जाएगा। यहाँ से हम डेट सेलेक्ट करेंगे, गो के बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये हमें मैसेज शो करवा रहा है कि 2 रोज इंसर्टेड। ब्राउज़ के टैब पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसमें सक्सेसफुली डाटा इंसर्ट हो चुका है। इसी तरह आप इसमें मज़ीद डाटा भी ऐड करवा सकते हैं। रोज़ को डिलीट करने के लिए हम सिंपली डिलीट पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं कि डाटा डिलीट हो चुका है। इस वीडियो लेसन में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की शीट से डाटा को MySQL डाटाबेस में इंपोर्ट करवाएंगे। हम यहाँ पर रिकॉर्ड्स के नाम से एक डाटाबेस क्रिएट करेंगे। अब हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे, उसमें कुछ डाटा इंसर्ट करवाएंगे और फिर उसको सेव करवाएंगे।
हम यहाँ से इसको सेव करवाएंगे। अब इसको हम दोबारा सेव एज करेंगे। लेकिन इस बार हम इसे CSV फॉर्मेट में सेव करवाएंगे। सेव पर क्लिक करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमने डेटाबेस क्रिएट किया था वो यहाँ पे हमारे पास सिलेक्टेड है। अब हम इंपोर्ट के टैब पर क्लिक करेंगे। यहाँ से हम फाइल चूज करेंगे। अब यहाँ से हम इस लाइन को सिलेक्ट करेंगे। द फर्स्ट लाइन ऑफ द फाइल कंटेन्स द टेबल कॉलम नेम्स। गो के बटन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे इस मैसेज में देख सकते हैं कि हमारा डाटा सक्सेसफुली इंपोर्ट हो चुका है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे पास टेबल 1 क्रिएट हो चुका है। अगर हम स्ट्रक्चर के टैब पर क्लिक करें तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इसने खुद ब खुद इन कॉलम्स की डाटा टाइप्स सिलेक्ट कर ली है। आप इन कॉलम्स को यहाँ से चेंज या डिलीट कर सकते हैं, कॉलम्स को मूव करवा सकते हैं और इसमें मज़ीद फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय। हेलो एवरीवन, इस वीडियो लेसन में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की शीट से डाटा को MySQL डेटाबेस में इंपोर्ट करवाएंगे। हम यहाँ पर रिकॉर्ड्स के नाम से एक डेटाबेस क्रिएट करते हैं। अब हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। इसमें कुछ डाटा इंसर्ट करवाएंगे और इसको सेव करवाएंगे। फर्ज करें मैं यहाँ पर कुछ डाटा इंसर्ट करवाता हूँ। अब इसको हम सेव करवाएंगे। सेव। अब इसको हम दोबारा से सेव एज करवाएंगे। लेकिन इस बार हम इसे CSV फॉर्मेट में सेव करवाएंगे। अब हमने जो डेटाबेस क्रिएट किया था उस पर क्लिक करेंगे और इंपोर्ट के टैब पर क्लिक करेंगे। यहाँ से चूज़ फाइल के बटन पर क्लिक करेंगे। CSV फाइल को चूज़ करेंगे। यहाँ से इस लाइन को चेक करेंगे। The first line of the file contains the table column names. गो के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे ये हमें मैसेज शो करवा रहा है कि आपका डाटा सक्सेसफुली इंपोर्ट हो चुका है। डाटा को देखने के लिए हम डेटाबेस सेलेक्ट करेंगे, टेबल सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमें वो डाटा नज़र आ रहा है जो हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की शीट में टाइप किया था। अगर आप स्ट्रक्चर के टैब पर क्लिक करें तो आप देख सकते हैं कि इसने खुद ब खुद इसकी टाइप्स डिफ़ाइन कर ली हैं। आप इन कॉलम्स को यहाँ से चेंज या ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। गुड बाय। हेलो एवरीवन, अपनी लास्ट वीडियो में हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से डेटाबेस में टेबल इंसर्ट करवाया था। अपनी इस वीडियो में हम डेटाबेस की बजाय टेबल्स में रिकॉर्ड इंसर्ट करवाएंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं
कि रिकॉर्ड्स के डेटाबेस में टेबल 1 में सिर्फ 3 रिकॉर्ड्स मौजूद हैं। अब हम इसमें मजीद रिकॉर्ड्स इंपोर्ट करवाएंगे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे, उसमें चंद एक रिकॉर्ड्स ऐड करवाएंगे और फिर उसको सेव करवाएंगे। अब हम इसको पहले की तरह 2 दफ़ा सेव करवाएंगे, एक दफ़ा एक्सेल की शीट में और एक दफ़ा CSV फॉर्मेट में। हम इसे डेस्कटॉप पे सेव करते हैं। अब चूंकि हमने रिकॉर्ड के अंदर टेबल 1 में डाटा इंसर्ट करवाना है, तो हम टेबल 1 को सिलेक्ट करेंगे, इंपोर्ट के टैब पर क्लिक करेंगे, यहां से हम CSV फाइल चूज करेंगे और गो का बटन प्रेस करेंगे। अब यहां पे देख सकते हैं कि हमारा डाटा सक्सेसफुली इंपोर्ट हो चुका है। ब्राउज करेंगे तो ये यहाँ पे मैंने जो मजीद रिकॉर्ड्स इंसर्ट करवाए थे वो यहाँ पे हमें शो हो रहे हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़। इस वीडियो लेसन में हम ये देखेंगे कि जो डाटा हमने ऐड किया है, क्या हम उसे एडिट या अपडेट कर सकते हैं। एम्प्लॉय के डाटाबेस में मौजूद टेबल्स को अपडेट करके देखते हैं। हम यहाँ पे एम्प्लॉय का डाटाबेस सेलेक्ट करेंगे, टेबल 2 सेलेक्ट करते हैं। एडिट पर क्लिक करने से हम इसमें मौजूद वैल्यूज़ को एडिट कर सकते हैं, या फिर सिंपली एडिट पर क्लिक करके हम इसमें मौजूद वैल्यूज़ को एडिट कर सकते हैं, या फिर सिंपली हम इन वैल्यूज़ पर डबल क्लिक करने से भी इन वैल्यूज़ को अपडेट कर सकते हैं। अब हम टेबल 1 को अपडेट करने की कोशिश करेंगे। टेबल 1 सेलेक्ट करेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ना तो यहाँ पर हमें एडिट का ऑप्शन नज़र आ रहा है और ना ही वैल्यूज़ पर डबल क्लिक करने से ये एडिट हो रही हैं। इन दोनों टेबल्स के दरमियान क्या फ़र्क है, ये पता चलाने के लिए हम दोनों टेबल्स का बगौर जायज़ा लेंगे। टेबल 1 और टेबल 2 का स्ट्रक्चर देखेंगे और इनको आपस में कंपेयर करेंगे। अगर हम टेबल 2 का स्ट्रक्चर देखें तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि एम्प्लॉय आईडी का कॉलम प्राइमरी की के तौर पर सेट है, जबकि अगर हम टेबल 1 का स्ट्रक्चर देखें तो हमने यहाँ पर किसी कॉलम को भी प्राइमरी की के तौर पर सेट नहीं किया हुआ। इसी वजह से हम इसमें एडिटिंग नहीं कर सकते। अब फर्ज करें मैं यहाँ फर्स्ट कॉलम को प्राइमरी की के तौर पर सेट कर देता हूँ। ब्राउज के टैब पर क्लिक करता हूँ तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि एडिट, कॉपी और डिलीट के ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं। अब हम इसे एडिट या अपडेट कर सकते हैं। अब अगर मैं इन वैल्यूज़ पर डबल क्लिक करूं तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये वैल्यूज़, यहाँ से हम इनको अपडेट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय। इस वीडियो लेसन में हम ब्राउज के टैब में मौजूद चंद एक चीज़ों को देखेंगे। हम कोई डाटाबेस ओपन करेंगे, उसमें कोई टेबल ओपन करेंगे। फर्ज करें मैं यहाँ पे एम्प्लॉय का डाटाबेस सिलेक्ट करता हूँ, टेबल 1 ओपन करता हूँ तो ब्राउज के टैब में सबसे ऊपर ये मैसेज शो करवा रहा है कि आपके टेबल में टोटल 3 रिकॉर्ड्स मौजूद हैं, 0 से 2, 0, 1 एंड 2, और ये क्यूरी इसने 0.0005 सेकंड्स में जनरेट की है। इसके नीचे आप SQL कमांड देख सकते हैं, सेलेक्ट स्टैरिक फ्रॉम टेबल 1। स्टैरिक का मतलब है ऑल, तो हम इसको इस तरह से भी पढ़ सकते हैं कि सेलेक्ट ऑल फ्रॉम टेबल 1,
यानी टेबल 1 में जो भी डाटा पड़ा हुआ है उसे सेलेक्ट करो और यहाँ पर हमें शो करवाओ। नंबर ऑफ रोज बाय डिफॉल्ट 25 सेट होती हैं, आप इनको यहाँ से इंक्रीज भी कर सकते हैं। फिल्टर रोज में आप किसी स्पेसिफिक नेम के साथ रोज को फिल्टर कर सकते हैं, या फिर हम यूं कह सकते हैं कि हम यहाँ पर कोई भी वैल्यू लेकर सर्च कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर अहमद टाइप करता हूँ तो यह सिर्फ मुझे वही रिजल्ट शो करवाएगा जिसमें अहमद मौजूद होगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि एक ही रो में अहमद मौजूद था और वो इसने हमें शो करवा दिया। अब हम कॉलम नेम्स के ऊपर क्लिक करके इन्हें सॉर्ट आउट कर सकते हैं। या फिर हम इनको ड्रैग करके रीऑर्डर कर सकते हैं, यानी फर्स्ट नेम को सेकंड कॉलम और लास्ट नेम को हम फर्स्ट कॉलम के तौर पर सेट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे फर्स्ट नेम को ड्रैग करूंगा और यहाँ पे लाके इसको छोड़ दूंगा, तो आप देख सकते हैं कि लास्ट नेम वाला जो कॉलम था वो फर्स्ट पोजीशन पे चला गया है और फर्स्ट नेम वाला जो कॉलम था वो सेकंड पोजीशन पे चला गया है। रोज को हम एडिट, डिलीट या कॉपी कर सकते हैं और यहाँ से हम किसी स्पेसिफिक रो को या पूरे टेबल को एक्सपोर्ट कर सकते हैं और यहाँ से प्रिंट प्रीव्यू पर क्लिक करके हम इसका प्रिंट प्रीव्यू चेक कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, इस वीडियो लेसन में हम डेटाबेस में कोई स्पेसिफिक डाटा सर्च करने की कोशिश करेंगे। अब डाटा सर्च करने के लिए हम किसी डेटाबेस को ओपन करेंगे। फर्ज करें हम एम्प्लॉय का डेटाबेस ओपन करते हैं। इसमें हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास दो टेबल्स मौजूद हैं, टेबल 1 और टेबल 2। अब हम सर्च के टैब पर क्लिक करेंगे। आप यहाँ पर कोई भी वर्ड या वैल्यू जो भी आप सर्च करना चाहते हैं वो टाइप कर सकते हैं। फर्ज करें हम यहाँ पर अहमद टाइप करते हैं। इनसाइड टेबल में हमारे पास दोनों टेबल शो हो रहे हैं। अगर हमने किसी एक टेबल में डाटा सर्च करना है तो हम सिर्फ वही टेबल सेलेक्ट करेंगे, अदरवाइज हम सिलेक्ट ऑल पर क्लिक करेंगे जिससे तमाम टेबल्स सिलेक्ट हो जाएंगे। इनसाइड कॉलम में हम कोई मखसूस कॉलम ऐड करवा सकते हैं, जैसे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम वगैरह वगैरह। गो के बटन पर क्लिक करेंगे तो ये हमें यहाँ पर सर्च रिजल्ट्स शो करवा रहा है। यहाँ से हम इसको ब्राउज या डिलीट कर सकते हैं। हम इसको ब्राउज करेंगे तो ये हमें रिजल्ट्स शो करवाएगा। हम दोबारा सर्च के टैब पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हम बिहारी टाइप करते हैं। सेलेक्ट ऑल करते हैं, गो के बटन पर क्लिक करते हैं। जो रिजल्ट आया है इसको हम ब्राउज करके देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जहाँ जहाँ पे बिहारी था वो इसने सर्च करके हमें रिजल्ट्स में शो करवा दिया है। अब हमारी मर्जी है कि हम इसको एडिट करें या डिलीट करें, या फिर हम इनको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। हमने अपनी लास्ट वीडियो में देखा था कि डेटाबेसेस में कैसे सर्च करते हैं। इस वीडियो लेसन में हम टेबल्स के अंदर सर्च करना सीखेंगे। अब हम यहाँ से कोई टेबल सेलेक्ट करते हैं। फर्ज करें कि मैं एम्प्लॉय के डेटाबेस से टेबल 2 सेलेक्ट करता हूँ। सर्च के टैब पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ये हमें टेबल 2 के अंदर जितने भी कॉलम थे वो शो करवा रहा है। अब हमारी मर्जी है कि हमने किस कॉलम के अगेंस्ट सर्च करनी है। मैं यहाँ पर फर्स्ट नेम के लिहाज से सर्च करता हूँ। मैं ये चाह रहा हूँ कि फर्स्ट नेम में जहाँ जहाँ पर नेम लिखा हुआ है वो रिजल्ट हमें ये शो करवा दे। वैल्यू के अंदर मैं नेम टाइप करूँगा और गो के बटन पर क्लिक करूँगा। आप देख सकते हैं कि रिजल्ट में जहाँ पर नेम लिखा हुआ था वो जगह हाईलाइटेड है। हम दोबारा से सर्च के टैब पर क्लिक करेंगे। ऑपरेटर्स के टैब में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे ऑपरेटर्स दिए गए हैं, जैसे लाइक है, नॉट लाइक है, इज़ इक्वल टू है, इज़ नॉट इक्वल टू है। अब अपनी सर्च के लिहाज से यहाँ से ऑपरेटर सेलेक्ट कर सकते हैं। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि फर्स्ट नेम के कॉलम में जितने भी रिकॉर्ड्स हैं उनमें से जिस में ए का कीवर्ड है ये वो मुझे शो करवा दें। तो उसके लिए मैं ये वाला ऑपरेटर चूज़ करूँगा। वैल्यू के टाइप में हम एम्परसैंड ऑपरेटर टाइप करेंगे।
ए टाइप करेंगे और फिर दोबारा से एम्परसैंड का ऑपरेटर टाइप करेंगे और गो पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने फर्स्ट नेम के लिहाज से सर्च की थी, तो ये फर्स्ट नेम वाला कॉलम जो है वो हाईलाइटेड है और इन तीनों रिजल्ट्स में ए मौजूद है। इसी तरह आप मज़ीद सर्चेस ट्राई कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय। हेलो एवरीवन, इस वीडियो लेसन में हम टेबल्स के अंदर डाटा को फाइंड और रिप्लेस करना सीखेंगे। फाइंड और रिप्लेस करने की ज़रूरत क्यों पेश आती है? फ़र्ज़ करें हमारे पास एक ऐसा टेबल मौजूद है जिसमें 1 मिलियन रिकॉर्ड मौजूद हैं। तो इसमें अगर हम किसी स्पेसिफिक वर्ड को रिप्लेस करना चाहें तो उसके दो तरीके हो सकते हैं। एक तो यह कि हम मैनुअली 1 बाय 1 रिकॉर्ड्स को तलाश करें और इसको रिप्लेस करते जाएं, जो कि बहुत ही मुश्किल और टाइम कंज्यूमिंग होगा। दूसरा तरीका बहुत ही आसान है। हम टेबल को सिलेक्ट करेंगे, सर्च के टैब पर क्लिक करेंगे, यहाँ से हम फाइंड और रिप्लेस को क्लिक करेंगे। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि इस टेबल में जहाँ जहाँ नेम लिखा हुआ है मैं उसे फाइंड करूँ और उसे नदीम के साथ रिप्लेस कर दूँ। इसके लिए फाइंड के सामने हम नेम लिखेंगे, रिप्लेस विद में हम नदीम लिखेंगे, यहाँ से हम कॉलम सेलेक्ट करेंगे और गो के बटन पे क्लिक कर देंगे। नेम के लिहाज से ये जितने भी रिजल्ट्स फाइंड करेगा वो हमें यहाँ पे ये शो करवा देगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमें सिर्फ एक रिजल्ट शो करवा रहा है जिसमें काउंट 1 है। ओरिजिनल स्ट्रिंग जो हमारी है वो नेम है और जिस स्ट्रिंग के साथ हमने इसे रिप्लेस करना है वो नदीम है। अब रिप्लेस करने के लिए हम रिप्लेस के बटन पे क्लिक करेंगे। ब्राउज के टैब में हम जाके देख सकते हैं कि हमारी स्ट्रिंग तब्दील हो चुकी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय। इस वीडियो लेसन में हम देखेंगे कि क्यूरी टैब की मदद से हम कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। क्यूरी टैब की मदद से हम डाटा को सिलेक्ट कर सकते हैं, सॉर्ट कर सकते हैं, उसका क्राइटेरिया वगैरह सेट कर सकते हैं और उस क्यूरी को बुक मार्क कर सकते हैं। सबसे पहले हम डाटाबेस सेलेक्ट करेंगे। फ़र्ज़ करें हम यहाँ पे एम्प्लॉय का डाटाबेस सेलेक्ट करते हैं। इसमें हमारे पास 2 टेबल्स मौजूद हैं। अब हम क्यूरी के टैब पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि हमारा डाटाबेस एम्प्लॉय सिलेक्टेड है और हमारे पास इसमें 2 टेबल्स मौजूद हैं, टेबल 1 और टेबल 2। अब यहाँ कॉलम के सामने अगर हम ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करें तो हम देख सकते हैं कि दोनों टेबल्स में मौजूद तमाम कॉलम्स यहाँ पे शो हो रहे हैं। हम यहाँ से फर्स्ट नेम का कॉलम सिलेक्ट करेंगे। हमारे पास शो ऑलरेडी चेक्ड है। अब असेंडिंग के लिहाज से इसे हम सॉर्ट करेंगे। अपडेट क्यूरी पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास हमारी क्यूरी अपडेट हो चुकी है। अब सबमिट क्यूरी पर क्लिक करेंगे तो आप रिजल्ट में देख सकते हैं कि हमारा फर्स्ट नेम वाला कॉलम असेंडिंग ऑर्डर के लिहाज से सॉर्ट हो चुका है। इस क्यूरी को बुक मार्क करने के लिए बुक मार्क दिस क्यूरी के ज़रिए हम इस क्यूरी को नेक्स्ट टाइम इस्तेमाल करने के लिए सेव करवा सकते हैं। इसे सेव करवाने के लिए हम यहाँ पर इसका कोई नाम टाइप करेंगे और बुक मार्क पर क्लिक करेंगे तो हमारी क्यूरी सेव हो जाएगी। हम एक और क्यूरी रन करते हैं। क्यूरी के टैब पर क्लिक करते हैं। अब हम टेबल 1 से एम्प्लॉय आईडी सेलेक्ट करेंगे और टेबल 2 से फर्स्ट नेम सेलेक्ट करेंगे। फर्स्ट नेम के लिहाज से हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करेंगे, अपडेट क्यूरी करेंगे और सबमिट क्यूरी पर क्लिक करेंगे। रिजल्ट में आप देख सकते हैं कि इसने एम्प्लॉय आईडी टेबल 1 से लिया और फर्स्ट नेम टेबल 2 से लिया और इनको डिसेंडिंग ऑर्डर के लिहाज से सॉर्ट किया। इस क्यूरी को सेव करने के लिए आप इस क्यूरी को कोई लेबल दें और बुक मार्क दिस क्यूरी पर क्लिक करें। आप यहाँ पे मैसेज में देख सकते हैं कि हमारी क्यूरी बुक मार्क हो चुकी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय। इस वीडियो लेसन में हम एक और क्यूरी रन करेंगे जिसमें हम क्राइटेरिया सेट करेंगे, डाटाबेस सेलेक्ट करेंगे, क्यूरी के टैब पर क्लिक करेंगे
अब यहाँ पे कॉलम्स के नेम से हम फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दो कॉलम्स चूज करेंगे। फर्स्ट नेम को हम असेंडिंग के लिहाज से सॉर्ट करेंगे और इसका क्राइटेरिया सेट करेंगे इज इक्वल टू नदीम। इसका मतलब ये है कि ये फर्स्ट नेम को असेंडिंग के लिहाज से सॉर्ट करेगा और उसमें सिर्फ और सिर्फ वही रिजल्ट शो करवाएगा जिसमें नदीम का कीवर्ड मौजूद होगा। क्यूरी जनरेट करवाने के लिए हम अपडेट क्यूरी पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारी क्यूरी अपडेट हो चुकी है। यहाँ पे एसक्यूएल क्यूरी में आप देख सकते हैं कि ये सेलेक्ट करेगा फर्स्ट नेम को और लास्ट नेम को फ्रॉम टेबल 2 से, और जहाँ पे फर्स्ट नेम बराबर होगा नदीम के उनको असेंडिंग के लिहाज से ये सॉर्ट आउट करेगा। अब हम सबमिट क्यूरी पर क्लिक करेंगे तो ये हमें इसके रिगार्डिंग रिजल्ट शो करवाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमें सिर्फ दो ही कॉलम शो करवा रहा है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। चूँकि फर्स्ट नेम में हमने क्राइटेरिया सेट किया था नदीम, तो यहाँ पर ये हमें सिर्फ और सिर्फ वो रिजल्ट शो करवा रहा है जिसमें नदीम का कीवर्ड मौजूद है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय। इस वीडियो लेसन में हम एसक्यूएल टैब के बारे में पढ़ेंगे। एसक्यूएल टैब पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर हम क्यूरी को रन करवा सकते हैं और क्यूरी को सेव करवा सकते हैं। डेटाबेसेस को शो करने के लिए हम यहाँ पर एक क्यूरी टाइप करेंगे, शो डेटाबेसेस। गो के बटन पर क्लिक करेंगे तो ये हमें मैसेज शो करवा देगा कि आपकी क्यूरी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुकी है। मैसेज के नीचे जो क्यूरी हमने लिखी थी वो शो हो रही है और उसके नीचे हमारे डेटाबेस शो हो रहे हैं। अब हम क्यूरी की मदद से एक डेटाबेस क्रिएट करेंगे। एसक्यूएल टैब पर क्लिक करेंगे। डेटाबेस क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पर क्यूरी टाइप करेंगे, क्रिएट डेटाबेस अकाउंट। गो के बटन पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा डेटाबेस सक्सेसफुली ऐड हो चुका है। टेबल्स को शो करवाने के लिए दोबारा हम क्यूरी रन करेंगे। किसी डेटाबेस में टेबल्स को शो करवाने के लिए हम उस डेटाबेस को सिलेक्ट करेंगे, एसक्यूएल टैब पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम क्यूरी लिखेंगे शो टेबल्स। गो के बटन पे क्लिक करेंगे तो डेटाबेस के अंदर जो भी टेबल मौजूद होंगे वो हमें हमारी स्क्रीन पर शो हो जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय। इस वीडियो लेसन में हम क्यूरी के ज़रिए टेबल क्रिएट करना सीखेंगे। टेबल क्रिएट करने के लिए हम डेटाबेस सेलेक्ट करेंगे। लेट्स से हम यहाँ पर एम्प्लॉय का डेटाबेस सेलेक्ट करते हैं, एसक्यूएल के टैब पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर हम क्यूरी टाइप करेंगे। अब यहाँ पर हम टेबल क्रिएट करने के लिए क्यूरी टाइप करेंगे, क्रिएट टेबल। यहाँ पे टेबल का नाम लिखेंगे, यहाँ पे हम कॉलम नेम और उसकी डाटा टाइप लिखेंगे।
टेबल क्रिएट करते वक्त हम लास्ट कॉलम के बाद कॉमा नहीं लिखेंगे और क्लोज पैरेंथेसिस के बाद सेमीकोलन लिखेंगे। गो के बटन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि एम्प्लॉय के डाटाबेस में सैलरी का टेबल क्रिएट हो चुका है। अब हम इसके स्ट्रक्चर पर क्लिक करेंगे। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने इसमें दो कॉलम्स क्रिएट किए थे, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। अब हम क्यूरी के ज़रिए टेबल से डाटा सेलेक्ट करेंगे। उसके लिए मैं डाटाबेस सेलेक्ट करता हूँ, एसक्यूएल के टैब पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर हम क्यूरी टाइप करेंगे, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम टेबल 2। गो का बटन प्रेस करेंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि टेबल 2 में जो डाटा था वो यहाँ पर शो हो रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय। इस वीडियो लेसन में हम क्यूरी के ज़रिए सिलेक्टेड कॉलम्स को शो करवाएंगे। फ़र्ज़ करें आपके पास टेबल में 100 कॉलम्स हैं, जिनमें से आप सिर्फ फर्स्ट नेम और लास्ट नेम शो करवाना चाह रहे हैं। हम डाटाबेस सेलेक्ट करेंगे, एसक्यूएल के टैब पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम क्यूरी टाइप करेंगे, सेलेक्ट फर्स्ट नेम कॉमा लास्ट नेम फ्रॉम टेबल 2। गो के बटन पे क्लिक करेंगे। इस तरह रिजल्ट में ये हमें सिर्फ फर्स्ट नेम और लास्ट नेम वाले दो कॉलम्स ही शो करवाएगा। अब हम टेबल 2 में से कुछ डाटा क्यूरी के ज़रिए डिलीट करवाएंगे। डाटाबेस सेलेक्ट करेंगे, एसक्यूएल के टैब पे क्लिक करेंगे। फ़र्ज़ करें अगर हमने वो रिकॉर्ड जिसके फर्स्ट नेम में नदीम आ जाए उसे डिलीट करना हो, तो उसके लिए जो हम क्यूरी लिखेंगे वो कुछ इस तरह से होगी, डिलीट फ्रॉम टेबल 2 वेयर फर्स्ट नेम लाइक नदीम। गो के बटन पे क्लिक करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि रिकॉर्ड डिलीट हो चुका है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय। इस वीडियो लेसन में हम क्यूरी के ज़रिए टेबल्स में डाटा अपडेट करेंगे। एम्प्लॉय के डाटाबेस को सिलेक्ट करेंगे, टेबल 2 को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर हमारे पास इसमें 3 रिकॉर्ड्स मौजूद हैं। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि जहाँ पर फर्स्ट नेम नदीम हो और सिटी नेम विहाड़ी हो, वहाँ पर नदीम को नेम के साथ अपडेट कर दिया जाए। अपडेट करने के लिए हम इस क्यूरी को फॉलो करेंगे, डाटाबेस को सिलेक्ट करेंगे, एसक्यूएल के टैब पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम अपनी क्यूरी टाइप करेंगे, अपडेट टेबल 2 set first name is equal to name city name is equal to Bihari where first name is equal to Nadeem। गो के बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये हमें मैसेज शो करवा रहा है कि 1 रो अफेक्टेड। टेबल 2 पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा डाटा सक्सेसफुली अपडेट हो चुका है। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड गुड बाय। इस वीडियो लेसन में हम डाटाबेस के स्ट्रक्चर को देखेंगे। लेट्स से हम एम्प्लॉय के डाटाबेस पे क्लिक करते हैं। अब चूंकि इसमें हमने 3 टेबल्स क्रिएट किए थे तो इसके स्ट्रक्चर में हमें 3 टेबल्स ही शो हो रहे हैं।
इन टेबल्स को हम ब्राउज कर सकते हैं, इनका स्ट्रक्चर देख सकते हैं, इनमें सर्च कर सकते हैं, डाटा इंसर्ट करवा सकते हैं, इनको एम्प्टी कर सकते हैं या फिर हम इनको ड्रॉप की मदद से डिलीट कर सकते हैं। रॉज के कॉलम में हम देख सकते हैं कि हमारे पास सैलरी वाले टेबल में कोई रॉ नहीं है। टेबल 1 में हमारे पास 2 रिकॉर्ड्स हैं और टेबल 2 में हमारे पास 3 रिकॉर्ड्स हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल हमारे पास 3 टेबल्स हैं और उनमें 5 रिकॉर्ड्स इंसर्टेड हैं। इसके अलावा क्रिएट टेबल के टैब में हम यहाँ से टेबल क्रिएट कर सकते हैं। अब अगर हम विद सिलेक्टेड पर क्लिक करें तो यहाँ पर हमें बहुत सारे ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं, जैसे एक्सपोर्ट है, एम्प्टी है, ड्रॉप है। यहाँ से हम इन टेबल्स को एक्सपोर्ट भी करवा सकते हैं। फर्ज करें हम टेबल 2 को एक्सपोर्ट करवाते हैं। टेबल 2 को सिलेक्ट करेंगे, एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे, फॉर्मेट के टैब से हम यहाँ से इसका फॉर्मेट सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से हम PDF सेलेक्ट करते हैं, गो का बटन प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारे पास PDF की फ़ाइल डाउनलोड हो चुकी है। अगर इसको हम ओपन करें तो इसके अंदर हम टेबल का रिकॉर्ड देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय। इस वीडियो लेसन में हम टेबल के स्ट्रक्चर को देखेंगे। हम यहाँ पे किसी टेबल का स्ट्रक्चर ओपन करते हैं। यहाँ से हम किसी कॉलम का नाम चेंज कर सकते हैं, डाटा टाइप चेंज कर सकते हैं, प्राइमरी की सेट कर सकते हैं या फिर हम किसी भी कॉलम को डिलीट कर सकते हैं। इन कॉलम्स को सिलेक्ट करके हम इनको ब्राउज भी कर सकते हैं। प्रिंट प्रीव्यू की मदद से हम टेबल के स्ट्रक्चर का प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं। अगर हम मूव कॉलम के टैब पर क्लिक करें तो हम देख सकते हैं कि हमारे टेबल में जितने भी कॉलम्स हैं वो यहाँ पर शो हो रहे हैं। हम इनको ऊपर या नीचे ड्रैग करके इनको रीलोकेट कर सकते हैं। फर्ज करें हम यहाँ पर फर्स्ट नेम को ड्रैग करके सेकंड लोकेशन पे लेके आएंगे, गो का बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे फर्स्ट नेम वाले कॉलम की लोकेशन चेंज हो चुकी है। ऐड की मदद से हम इसमें नए कॉलम्स ऐड कर सकते हैं, उनकी लोकेशन सेट कर सकते हैं। हम यहाँ पे एक नया कॉलम ऐड करते हैं। आफ्टर सिटी नेम कॉलम नेम रखते हैं सिटी कोड। डाटा टाइप वेरिएबल कैरेक्टर सेलेक्ट करते हैं, वैल्यू 100 सेट करते हैं, सेव करेंगे इसको। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक और कॉलम यहाँ पे ऐड हो चुका है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो लेसन में हम डेटाबेस ऑपरेशंस को देखेंगे। इसके लिए हम किसी डेटाबेस को सिलेक्ट करेंगे, ऑपरेशंस के टैब पे क्लिक करेंगे। एड्रेस बार में आप देख सकते हैं कि हमारा एम्प्लॉय डेटाबेस सिलेक्टेड है। ऑपरेशंस की स्क्रीन हमारे पास 6 हिस्सों में डिवाइडेड है। इनको हम बारी बारी देखेंगे। डेटाबेस कमेंट्स में हम कोई कमेंट ऐड करेंगे। फर्ज करें मैं यहाँ पे सिंगल एम्प्लॉय टाइप करता हूँ, गो का बटन प्रेस करता हूँ तो आप यहाँ पे एड्रेस बार में देख सकते हैं कि इसमें कमेंट्स ऐड हो चुका है। इसको हम यहाँ से तब्दील भी कर सकते हैं। सिंगल एम्प्लॉय की जगह पे मैं यहाँ पे मल्टीपल एम्प्लॉय लिखता हूँ। गो का बटन प्रेस करता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कमेंट्स तब्दील हो चुके हैं। क्रिएट टेबल के टैब से हम डेटाबेस में नया टेबल ऐड कर सकते हैं। टेबल ऐड करने के लिए हम टेबल का नाम लिखेंगे और गो का बटन प्रेस करेंगे। यहां पर हम एक टेबल क्रिएट करते हैं, एम्प्लॉय 2। गो का बटन प्रेस करते हैं। यहाँ पे हम कॉलम नेम्स लिखते हैं, उनकी डाटा टाइप सेट करते हैं और वैल्यू सेट करते हैं।
इसको हम सेव करते हैं। यहाँ एड्रेस बार में आप देख सकते हैं कि हमारे पास एम्प्लॉय के डाटाबेस में एम्प्लॉय2 के नाम का टेबल क्रिएट हो चुका है। इसके अलावा आप यहाँ पे लेफ्ट साइड में भी देख सकते हैं कि एम्प्लॉय के डाटाबेस में एम्प्लॉय का टेबल क्रिएट हो चुका है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय। हम अपनी लास्ट वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। वापस ऑपरेशंस के टैब पे जाएंगे। रीनेम के डाटाबेस से हम अपने डाटाबेस को रीनेम कर सकते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पर एम्प्लॉय को रीनेम करता हूँ। एम्प्लॉय की जगह पे मैं यहाँ पे टीचर टाइप करता हूँ। गो का बटन प्रेस करता हूँ तो ये कन्फर्म करेगा। ओके प्रेस करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास एम्प्लॉय का डाटाबेस रीनेम हो चुका है। अब दोबारा वापस ऑपरेशंस के टैब पे जाएंगे। रिमूव डाटाबेस में अगर हम ड्रॉप डाटाबेस पर क्लिक करेंगे तो हमारा मुकम्मल डाटाबेस डिलीट हो जाएगा। लेट्स से हम यहाँ पर कोई और डाटाबेस डिलीट करके देखते हैं। रिकॉर्ड का डाटाबेस सेलेक्ट करते हैं, ऑपरेशंस पे क्लिक करते हैं, ड्रॉप दी डाटाबेस है इस पर क्लिक करते हैं, कन्फर्मेशन को ओके करेंगे तो हम यहाँ पे दोनों तरफ देख सकते हैं कि हमारे पास रिकॉर्ड का जो डाटाबेस था वो डिलीट हो चुका है। वापस ऑपरेशंस पर जाएंगे। कॉपी डाटाबेस की मदद से हम इस डाटाबेस को कॉपी कर सकते हैं। इसमें आप अपनी मर्जी से मुख्तलिफ ऑपरेशंस को सिलेक्ट कर सकते हैं। हम यहाँ पर टीचर2 के नाम से इसकी एक कॉपी तैयार करेंगे। गो का बटन प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पे लेफ्ट साइड में देख सकते हैं कि इसी डाटाबेस की एक और कॉपी जनरेट हो चुकी है। इसमें भी वही सेम टेबल है। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड गुड बाय। इस वीडियो लेसन में हम टेबल ऑपरेशंस के बारे में पढ़ेंगे। ऑपरेशंस के टैब पर जाने के लिए हम किसी टेबल पर क्लिक करेंगे। अब ऑपरेशंस के टैब पर क्लिक करेंगे। सबसे पहले है हमारे पास अल्टर टेबल। इसमें हम अपने टेबल के स्पेसिफिक कॉलम्स को असेंडिंग या डिसेंडिंग लिहाज से सॉर्ट आउट कर सकते हैं। हम यहाँ से कॉलम सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से हम असेंडिंग या डिसेंडिंग सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद गो के बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारा डाटा असेंडिंग या डिसेंडिंग जिस लिहाज से हम उसको करना चाह रहे हैं उस लिहाज से सॉर्ट आउट हो जाएगा। मूव टेबल में हम किसी भी टेबल को दूसरे डाटाबेस में मूव करवा सकते हैं। लेट्स से हम यहाँ पर एम्प्लॉय2 का टेबल टीचर के डाटाबेस से अकाउंट के डाटाबेस में मूव करवाना चाह रहे हैं। हम यहाँ से वो डाटाबेस सेलेक्ट करेंगे जिसमें हम अपना टेबल मूव करवाना चाहते हैं और गो के बटन पर क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि एम्प्लॉय2 का टेबल टीचर के डाटाबेस से अकाउंट के डाटाबेस में मूव हो चुका है। टेबल ऑप्शंस में टेबल को रीनेम किया जा सकता है और इसमें कमेंट्स ऐड किए जा सकते हैं। एम्प्लॉय2 के टेबल को हम रीनेम करते हैं एम्प्लॉय3 में और यहाँ पे हम इसमें कमेंट्स ऐड करते हैं हेलो। गो का बटन प्रेस करते हैं तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा टेबल रीनेम हो चुका है और उसमें कमेंट्स भी ऐड हो चुके हैं। कॉपी टेबल की मदद से हम किसी भी टेबल को किसी दूसरे डाटाबेस में कॉपी कर सकते हैं। हम यहाँ से वो डाटाबेस सेलेक्ट करेंगे जिसमें टेबल को कॉपी करना है। मैं यहाँ से टीचर का डाटाबेस सेलेक्ट करता हूँ, गो के बटन पर क्लिक करता हूँ तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि एम्प्लॉय3 का टेबल टीचर के डाटाबेस में कॉपी हो चुका है। टेबल मेंटेनेंस में हम टेबल को एनालाइज कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं और डीफ्रैगमेंट वगैरह कर सकते हैं। जैसे चेक टेबल पर क्लिक करने से हम सिंपली ये चेक कर सकते हैं कि इसमें कोई एरर या प्रॉब्लम तो नहीं है। यहाँ पे ये हमें इसका स्टेटस ओके शो करवा रहा है। हम वापस ऑपरेशंस में जाएंगे और आखिर में हम डिलीट डाटा की मदद से टेबल को एम्प्टी कर सकते हैं या फिर मुकम्मल तौर पर टेबल को डिलीट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय। इस वीडियो लेसन में हम डाटा या टेबल्स को मुख्तलिफ फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करेंगे। एक्सपोर्ट करने के लिए हम यहाँ से कोई टेबल सेलेक्ट करेंगे, एक्सपोर्ट के टैब पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर एक्सपोर्ट मेथड में हमारे पास दो ऑप्शंस मौजूद हैं, क्विक और कस्टम। क्विक में ये सिर्फ ज़रूरी डाटा को ही एक्सपोर्ट करेगा। फॉर्मेट से हम
फॉर्मेट सेलेक्ट करेंगे। लेट्स से हम यहाँ से एक्सेल के लिए फ़ाइल सेव करेंगे, गो का बटन प्रेस करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक्सेल की फ़ाइल डाउनलोड हो चुकी है। अब इस फाइल को हम एक्सेल में इंपोर्ट करवा सकते हैं। हम यहाँ से इसको ओपन करके देखते हैं, तो ये हमें यहाँ पे डाटा शो करवा रहा है। अगर हम एक्सपोर्ट मेथड में से कस्टम को सिलेक्ट करें तो हम यहाँ पर बहुत सारी सेटिंग्स देख सकते हैं। रोज़ के सेक्शन में से हम वो स्पेसिफिक रोज़ सेलेक्ट कर सकते हैं जो हम एक्सपोर्ट करवाना चाह रहे हैं। फ़र्ज़ करें हमें टोटल 4 रोज़ एक्सपोर्ट करवानी है, लेकिन हम पहली 2 रोज़ को एक्सपोर्ट नहीं करवाएंगे, इसलिए हम रो टू बिगिन ऐड को 3 पर सेट करेंगे। नंबर ऑफ रोज़ में 4 सेट करेंगे और फॉर्मेट के टैब में से हम PDF का फॉर्मेट सेलेक्ट करेंगे और गो के बटन पर क्लिक करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा टेबल एक्सपोर्ट हो चुका है। हम इसको ओपन करते हैं तो इसमें जो डाटा था वो ये हमें शो करवा रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय। इस वीडियो लेसन में हम डेटाबेसेस का बैकअप लेंगे और उसे रीस्टोर करना सीखेंगे। बैकअप लेने के लिए एक्सपोर्ट के टैब पे क्लिक करेंगे। एक्सपोर्ट मेथड में से कस्टम सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही हम कस्टम सेलेक्ट करेंगे हमारे पास डेटाबेसेस की लिस्ट शो हो जाएगी। इसमें से हम तमाम के तमाम डेटाबेसेस भी सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर अपनी मर्जी के मुताबिक चंद एक डेटाबेसेस भी सिलेक्ट कर सकते हैं। एक से ज़्यादा डेटाबेसेस सेलेक्ट करने के लिए हम कीबोर्ड से कंट्रोल का बटन प्रेस करके रखेंगे और माउस से हम डेटाबेसेस सेलेक्ट करेंगे। हमने यहाँ से इमेजेस और टीचर 2 डेटाबेसेस सेलेक्ट किए हैं। फॉर्मेट हम इसका SQL रहने देंगे। गो का बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ हमारे पास SQL की फ़ाइल डाउनलोड हो चुकी है। इस फाइल को हम डेस्कटॉप पे रख लेते हैं। अब डेटाबेसेस के टैब से हम उन दोनों डेटाबेसेस को डिलीट कर देंगे, टीचर और इमेजेस को। और फिर उसे दोबारा इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट करने के लिए हम इंपोर्ट के टैब को प्रेस करेंगे। यहाँ से हम फाइल सेलेक्ट करेंगे। इसको ओपन करेंगे और गो का बटन प्रेस करेंगे। तो आप यहाँ लेफ्ट साइड में देख सकते हैं कि इमेजेस और टीचर दोनों डेटाबेसेस दोबारा से हमारे पास इंपोर्ट हो चुके हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय। इस वीडियो लेसन में हम टेबल्स के दरमियान रिलेशन क्रिएट करेंगे। रिलेशन क्रिएट करने के लिए हम डेटाबेसेस सेलेक्ट करेंगे, डिज़ाइनर के टैब में जाएंगे। यहाँ से हम क्रिएट रिलेशन की मदद से इन टेबल्स के दरमियान रिलेशन क्रिएट करेंगे। टेबल्स के दरमियान रिलेशनशिप क्रिएट करने के लिए हमारे पास कम से कम 2 टेबल मौजूद होने चाहिए, जिनमें से एक को हम पेरेंट के तौर पर सेट करेंगे और एक को हम चाइल्ड के तौर पर सेट करेंगे। पेरेंट टेबल में हम फर्स्ट कॉलम को प्राइमरी की के तौर पर सेट करेंगे, जबकि चाइल्ड टेबल में हम उसे इंडेक्स के तौर पर सेट करेंगे। रिलेशनशिप क्रिएट करने से पहले मैं आपको इसकी एक एग्जांपल देता हूँ। फ़र्ज़ करें हमारे पास 2 टेबल्स हैं, एक डॉक्टर का टेबल है और एक पेशेंट का टेबल है। डॉक्टर के टेबल में डॉक्टर का नाम है और उसकी यूनिक ID है, जिसे प्राइमरी की के तौर पर सेट किया हुआ है। अब अगर हम डॉक्टर और पेशेंट के टेबल को आपस में रिलेट करते हैं तो पेशेंट ऐड करते वक्त हम पेशेंट को मुतलका डॉक्टर की यूनिक ID सेलेक्ट करते हुए उसकी तरफ रेफर कर सकते हैं।
अपनी अगली वीडियो में हम टेबल क्रिएट करते हुए उनके दरमियान रिलेशनशिप क्रिएट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय। इस वीडियो लेसन में हम एक डेटाबेस क्रिएट करेंगे, उसमें टेबल्स क्रिएट करेंगे और फिर उनके दरमियान रिलेशनशिप बिल्ड करेंगे। लेट्स से हम यहाँ पर एक डेटाबेस क्रिएट करते हैं, हॉस्पिटल। इसमें हम एक टेबल क्रिएट करते हैं, डॉक्टर। उसमें हम 2 कॉलम सेट करेंगे। गो का बटन प्रेस करेंगे। फर्स्ट कॉलम में हम डॉक्टर आईडी लिखेंगे, जिसे हम प्राइमरी की के तौर पर सेट करेंगे। दूसरे कॉलम में हम डॉक्टर का नाम लिखेंगे। डाटा टाइप वेरिएबल कैरेक्टर सेलेक्ट करेंगे, वैल्यू 100 सेट करेंगे और गो के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमारे पास एक टेबल क्रिएट हो चुका है। इसी डेटाबेस में एक और टेबल क्रिएट करेंगे, पेशेंट। इसमें हम 3 कॉलम्स सेलेक्ट करेंगे। गो का बटन प्रेस करेंगे। नेम में हम अपॉइंटमेंट आईडी, डॉक्टर आईडी और पेशेंट का नाम लिखेंगे। अपॉइंटमेंट आईडी को हम प्राइमरी की के तौर पर सिलेक्ट करेंगे। और डॉक्टर आईडी को हम इंडेक्स के तौर पर सेट करेंगे। इसको सेव करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास हॉस्पिटल के डेटाबेस में 2 टेबल क्रिएट हो चुके हैं। अपनी अगली वीडियो में हम इन दोनों को आपस में रिलेट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय। फाइनली इस वीडियो में हम दोनों टेबल्स को आपस में रिलेट करेंगे और इसमें डाटा एंटर करेंगे। अब हम हॉस्पिटल के डेटाबेस को सिलेक्ट करेंगे, डिज़ाइनर के टैब में जाएंगे। यहाँ से हम क्रिएट रिलेशनशिप के टैब से इन दोनों के दरमियान रिलेशनशिप क्रिएट करेंगे। क्रिएट रिलेशनशिप को सिलेक्ट करेंगे, डॉक्टर के टेबल से डॉक्टर आईडी सेलेक्ट करेंगे और हॉस्पिटल के टेबल से डॉक्टर आईडी सेलेक्ट करेंगे। ऑन डिलीट और ऑन अपडेट के फंक्शन सेलेक्ट करेंगे। ओके का बटन प्रेस करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे टेबल्स के दरमियान रिलेशनशिप क्रिएट हो चुका है। अब हम इन टेबल्स में डाटा एंटर करेंगे। पेशेंट ऐड करते वक्त हम जिस डॉक्टर के पास पेशेंट को रेफर करना चाहते हैं उसकी आईडी सेलेक्ट करेंगे, पेशेंट का नाम लिखेंगे और गो के बटन पर क्लिक करेंगे। एक और पेशेंट हम इसमें ऐड करते हैं।
अब टेबल्स को ब्राउज करने से हम इसमें ऐड किया हुआ डाटा देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।